कैसे टिकटॉकर कमाते हैं पैसे और जीते हैं शानदार जिंदगी, जान के आपके होश उड़ जाएंगे। एक वायरस आ चुका है आपके फोन में जो 1 सेकंड में खाली कर देगा आपका बैंक अकाउंट। सरकार ने दी सबको चेतावनी और कैसे एक फल बेचने वाले ने हर्षद मेहता से भी बड़े घोटाले को दिया अंजाम। भारत में एक ऐसा बैंकिंग ट्रोजन वायरस फैल रहा है जो आपके बैंक अकाउंट को 1 सेकंड से भी कम टाइम में खाली कर सकता है। इस वायरस का नाम है सोया ट्रोजन वायरस। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसने अमेरिका, रूस, जापान और चीन जैसे देशों को भी नहीं छोड़ा। वहाँ के लोगों का 1 सेकंड से कम में पूरा बैंक अकाउंट बैलेंस जीरो कर दिया। और अब उसके निशाने पर है भारत, क्योंकि भारत में अब बड़े पैमाने पर इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट का यूज हो रहा है। इंडिया की फाइबर सिक्योरिटी अभी इतनी सुरक्षित नहीं है कि इस खतरनाक वायरस को पूरी तरह से रोक सके। अभी तक लगभग 200 लोग इसका शिकार बन चुके हैं। ये दिखने में आपको एकदम सिंपल और रोजाना के आने वाले मैसेज की तरह लगेगा, लेकिन असल में ये वायरस है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका सारा डेटा, खासतौर पर आपकी इंटरनेट से जुड़ी इस सारी जानकारी हैकर के पास चली जाती है, जिससे वो XML फाइल में सेव कर लेता है और आपका सारा पैसा पलक झपकने से पहले उड़ा लेता है। ऐसा ही कारनामा किया था एक स्टेशन पर फल बेचने वाले बच्चे ने, जब 20,000 करोड़ का घोटाला कर सबको हैरानी में डाल दिया। कर्नाटक के खानपुर का रहने वाला अब्दुल करीम तेलगी जब छोटा था तो उसके पिता की मौत हो गई थी। पेट भरने के लिए तेलगी अपने परिवार के साथ स्टेशन पर मूंगफली बेचता था, लेकिन बाद में वो मुंबई चला गया। यहाँ पर उसने नकली सर्टिफिकेट बेचने का धंधा शुरू किया। साथ ही वो फर्जी पासपोर्ट भी बनाने लगा, लेकिन फर्जी पासपोर्ट बनाने के चलते उसे मुंबई की एक जेल में डाल दिया गया। जेल में तेलगी की मुलाकात कोलकाता में स्टाम्प का व्यवसाय करने वाले राम रतन सोनी से हुई। 1994 में तेलगी ने सोनी के साथ काम करते हुए कानूनी स्टाम्प विक्रेता बनने का लाइसेंस हासिल किया। इसी लाइसेंस के सहारे दोनों ने मिलकर कई नकली स्टाम्प पेपर को असली स्टाम्प पेपर के साथ बेचकर लाखों रुपए कमाए। तेलगी और सोनी के बीच अनबन होने के कारण दोनों अलग हो गए। तेलगी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए स्टाम्प बनाने वाली सरकारी मशीन को ही बेकार घोषित करा दिया और उसे खरीद लिया। उसी मशीन के सहारे ही वो नकली स्टाम्प छाप कर कई शहरों में बेचने लगा। 1992 से लेकर 2002 के बीच तेलगी पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से वो 2001 तक बचता रहा। लेकिन 2000 में फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने वाले 2 लोगों को बेंगलुरु में पकड़ा गया। उन दोनों ने कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम इस घोटाले में बताए। सीबीआई की जांच में तेलगी की 36 प्रॉपर्टीज और 18 शहरों में 100 से ज्यादा बैंक खाते मिले। इस घोटाले की कीमत करीब 20,000 करोड़ आंकी गई, जबकि हर्षद मेहता घोटाला 4,000 करोड़ रुपयों का था। अदालत ने तेलगी को 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई, लेकिन जेल में भी वो आलीशान जिंदगी जीता रहा। ऐसी ही चकाचौंध वाली जिंदगी जीने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो फ्रॉड एक लड़की ने किया, जो कि 35,000 करोड़ का घोटाला था। बुल्गारिया की रहने वाली रूजा इग्नातोवा ने इस कांड को अंजाम दिया। इसके लिए उसने यूके में एक कंपनी बनाई और 2014 में OneCoin क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। उसने लोगों को बताया कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ताकि पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसने लोगों को फंसाने के लिए वेबिनार और इवेंट तक किए, यहाँ तक कि उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर से भी एक मीटिंग की और उन्हें OneCoin के बारे में समझाया। रूजा का तरीका इतना इफेक्टिव था कि हर कोई उसकी बातों में फंस कर रह जाता था। यहाँ तक कि रूजा ने फोर्ब्स मैगजीन में किए गए अपने एक एड प्रमोशन को ऐसे दिखाया मानो उन्हें फोर्ब्स ने मैगजीन की जगह दी हो। चीन, यूके, दक्षिण अफ्रीका समेत भारत तक के लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे। अफ्रीका के बहुत से देशों में तो लोगों ने अपनी जमीन और जानवर तक बेचकर इसमें पैसा लगाया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर OneCoin को लेकर सवाल उठने लगे तो रूजा ने पुर्तगाल में 2017 में एक इवेंट के जरिए लोगों के सवालों के जवाब देने का झांसा दिया और लगभग 35,000 करोड़ रुपयों का क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड करके फरार हो गई। रूजा के साथ इस स्कैम का हिस्सा रहे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन रूजा का आज तक कोई पता नहीं चला। लेकिन जो राज की बात हमें पता चली है उसे जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। टिकटॉकर टिकटॉक से जमकर पैसा कमाते हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने से नेम फेस के साथ पैसे भी मिलते हैं। टिकटॉक पर 1000 फैंस होने के बाद लाइव शो करने पर फैंस इमोजी भेजते हैं। इन इमोजीज को फैंस को खरीदना पड़ता है और हर इमोजी के लिए कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जिससे पैसा कमाया जाता है। इसके अलावा ये लोग टिकटॉक पर चल रही प्रतियोगिता में अपनी वीडियोस भेजकर भी जमकर पैसा कमाते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी टिकटॉकर के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो ऐसे में कंपनी से भी एड करने के ऑफर आते हैं, जिसके लिए ये लोग मोटी रकम वसूलते हैं। यूट्यूब की तरह यहाँ पर भी स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाए जाते हैं। ब्रांड्स और कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप के लिए लगभग मुंह मांगी कीमत देती है। किसी प्रोडक्ट या कंपनी का प्रमोशन करके भी ये लोग पैसा कमाते हैं। यहाँ से ये लोग एक एड के लगभग 10 से 30,000 रुपए कमाते हैं। टिकटॉकर फाइजू हर साल लगभग 14 करोड़ की कमाई करता है और अपनी एक वीडियो
से करीब 50,000 तक कमाता है। ये तो कुछ भी नहीं, खैबी सिर्फ अपना हाथ दिखाकर एक वीडियो से लगभग 61 मिलियन की छप्पर फाड़ कमाई करता है, जिसका जमकर मजा भी खूब लूटता है। उसके पास इटली में लगभग 10 करोड़ के 2 घर है। ऑडी RS5, BMW X5, मर्सिडीज G-वैगन जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं। वहीं जन्नत जुबैर की सालाना कमाई 23 करोड़ रुपए है, जिसे वो जमकर उड़ाती भी है। उसके पास मुंबई में करोड़ों का शानदार घर है। ऑडी Q7 और जैगुआर जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं। लेकिन इसी टिकटॉक की वजह से गूगल और फेसबुक को तगड़ा झटका लगा। इंडिया में बैन होने के बाद भी टिकटॉक ने गूगल और फेसबुक को पीछे छोड़ दिया। 2021 की क्लाउड फेयर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियो लोगों को गूगल के बजाय टिकटॉक पर देखी है। इससे पहले लोग गूगल पर वीडियो देखते थे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टिकटॉक पर मजेदार वीडियो देखने के लिए लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। अब इसी मजे को 2 गुना करने के लिए टाटा जल्द ही भारत में आईफोन बना सकता है। इसके लिए एप्पल इंक के ताइवानी सप्लायर के साथ टाटा बात कर रहा है। दूसरी ओर एप्पल इंक भी भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है। टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। ऐसे में अगर टाटा ग्रुप और एप्पल इंक के बीच ये समझौता हो जाता है तो चीन को चुनौती देने के लिए आईफोन बनाने वाली एक भारतीय कंपनी की बड़ी कोशिश होगी। यही नहीं, टाटा ग्रुप आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। वहीं इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही भारतीय कंपनी को भी बढ़ावा मिलेगा। जब भारत में ही आईफोन बनने लग जाएंगे तो बाहर से इंपोर्ट करने पर लगने वाला टैक्स भी नहीं लगेगा और इससे भारतीय मार्केट में भी आईफोन सस्ते मिलने लगेंगे, जिससे आपको छोटा फोन रखने की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जब रतन टाटा की बेइज्जती यूएस में की गई तब उसका बदला उन्होंने भारत में आकर लिया। रतन टाटा ने अपने सपनों की कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो लोगों को वो पसंद नहीं आई, जिसके बाद टाटा की ये कंपनी लगातार घाटे में जाने लगी। कंपनी को बचाने के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इसे बेचने के लिए कहा, लेकिन कंपनी को ना चाहते हुए भी बिकने के लिए रतन टाटा यूएस फोर्ड्स के साथ मीटिंग करने पहुंच गए। लेकिन फोर्ड्स ने उन्हें बेइज्जत करते हुए उनसे कहा कि अगर तुम्हें कार के बिजनेस की समझ नहीं थी तो तुमने ये बिजनेस खड़ा ही क्यों किया? तुमने इसके प्रमोशन पर इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम पर कंपनी खरीद कर एहसान कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका अपमान करते हुए ये भी कहा कि तुम्हें बिजनेस की कोई समझ नहीं है। उनकी बातें सुनकर रतन टाटा ने कंपनी को बेचने